प्यारे बोलकर एक आदमी बहुत महंगा रिच थिएटर बंदवाता है। वो कितना धनवान हुआ तो भी लोभी और लालची था। उसके थिएटर के आजू बाजू वाले स्ट्रीट फूड वालों को धमकाकर वहां पर कुछ भी नहीं बेचने देते हुए भगा देता था। वो देखकर लोग बहुत हंगामा करते थे, फिर भी उनकी तरफ ध्यान नहीं देता था। ऊपर से वहां से दूर रहने वाले के पास से फूड सस्ते में लाकर थिएटर में बहुत ज्यादा रेट में बेचता था। थिएटर में आए सो लोग कुछ नहीं कर पाने से वही खरीदते थे। ऐसे ही रहते हुए एक दिन प्यारे से वहाँ काम करने वाला मैनेजर, सर सिनेमा बोले तो हर इंसान का इमोशन है सर, वैसे ही समोसा कोल्ड ड्रिंक वैसे पीते हुए समोसा खाते हुए सिनेमा देखना भी एक इमोशन है सर, पर आपने मर्जी के हिसाब से रेट बढ़ाए तो सिनेमा का नुकसान होगा ना सर, ऐसा कहता है। तो प्यारे देख रहे तेरे को व्यापार चलाने का टेक्निक समझ में नहीं आ रहा है और सिनेमा के इमोशन से व्यापार हो जाता क्या। और दूसरी बात यह है बोले तो अपन यहाँ पर सिनेमा के नाम पर क्या कर रहे हैं, बगैर टैक्स बांधे होटल का व्यापार कर रहे हैं। सरकार को सिनेमा टिकट के ही टैक्स भरते ना, खाने का नहीं भरते ना अपन लोग, ऐसे कहता है मैनेजर। वही तो बता रहा हूँ सर, बाजू में स्ट्रीट फूड रहने के बाद लोग यहाँ तक आके खाएंगे क्या। वैसे ही चले तो इधर खाने का उधर सिनेमा का दोनों नहीं रहेंगे सर, थोड़ा सोचो सर, ऐसा कहता है। तो प्यारे जल्दी ही उस स्ट्रीट फूड वालों को उड़ाने का स्केच बनाया रे, उसके लिए एक अच्छे बकरे को ढूंढ रहा हूँ। उस बकरे को आगे रखकर उस स्ट्रीट फूड वालों को उथल पुथल कर दूंगा, वैसे के लिए वेट कर रहा हूँ, कहकर चला गया। ऐसे ही रहते हुए स्ट्रीट फूड में नया नायक बोलकर एक व्यक्ति एग रोल बनाकर बेचना शुरू करता है। वो बहुत ही टेस्टी रहने के कारण लोग उसके पास बहुत सारे आते थे। उतना ही नहीं, कुछ लोग सिनेमा स्टार्ट होने से पहले ही नायक के पास आकर एग रोल खाकर सिनेमा थिएटर में जाते थे। वो देखकर एक दिन सिनेमा हॉल के पास खड़े नायक को बुलाकर उससे प्यारे, देख नायक तेरे को एक डील के बारे में बताने आया हूँ। वो क्या है बोले तो तू एक एक एग रोल 30 रुपए का बेच रहा है ना, इसलिए तुझे एक बढ़िया ऑफर दे रहा हूँ। तू मुझे एक एक एग रोल 20 रुपए के हिसाब से रोज के 200 चाहिए। वैसे ही तू इस गाँव में कहीं और जगह पर एग रोल नहीं बेचना, ऐसा कहता है। तो नायक, देखिए सर मेरे कस्टमर मेरे पास है, आपको चाहिए बोले तो उनको देने के बाद बचेंगे ना वो मैं आपको दे दूंगा, ऐसा कहता है। प्यारे, ओए मैंने तेरे को ऑफर इसलिए ही दिया है कि एग रोल कस्टमर को सस्ते में नहीं मिलना चाहिए करके, तब मेरे पास से वो लोग मरते हुए 100 रुपए में एग रोल खरीद कर खाएंगे। इसलिए तू मैं बोला वैसे सो काम चुपचाप मुंह बंद रखकर खुद का दिमाग ज्यादा मत चला, ऐसा कहता है। गुस्से में आकर नायक, देखो भैया तुम मेरे काल में दखल मत दो, अगर दखल दिया ना पहले ही मैं बहुत सर्किट हूँ, मैं क्या करूंगा मुझे ही नहीं पता। वैसे भी सिनेमा के टिकट के रेट से ज्यादा स्नैक्स के रेट ज्यादा बेचने के लिए शर्म नहीं आ रही क्या। ऐसे किए तो मिडिल क्लास वाले सिनेमा में आएंगे क्या भैया, ऐसे कहता है। इससे गुस्से में आकर प्यारे, तेरे को देख लूंगा रे, कहकर वहां से चला गया। उसके बाद शहर जाकर एक एग रोल बनाने वाले को लाकर उसके अपोजिट में लगाकर बेचना शुरू करता है। इससे नायक के पास कुछ लोग कम हो जाते हैं। उसके पास से एग रोल लेकर थिएटर में ज्यादा रेट में बेचता था। वो सब देखकर नायक थोड़ा दुखी होता है। इतने में एक दिन स्ट्रीट फूड बेच रहे नायक के पास आकर प्यारे, क्या रे देखा ना मेरा झटका, मैंने पहले ही बताया वैसा सुना रहा होता तो कैसे भी अच्छा जीता था। अब देखना न इधर का न उधर का, क्यों झटका जबरदस्त लगा ना, करके वार्निंग देकर चला गया। इससे नायक की सटक जाती है। अगले दिन अपनी गाड़ी लगाकर लोगों से नायक, अरे आओ भाई आओ, जबरदस्त एग रोल, ऐसे खाए तो ऐसा मुंह में घुल जाएगा, सिर्फ 15 रुपए में। थिएटर में जाने वालों को जरूरत पड़े तो उधारी भी देता हूँ, आ जाओ ले जाओ और कल पैसे ला कर दो, तुम्हारी सेहत ही मेरी जिम्मेदारी है, दाम भी कम है और काम भी हो जाएगा, ऐसा कहता है। इससे लोग सभी गर्दी करके नायक के पास से एग रोल खाना शुरू करते हैं। एक रोल का रेट 15 रुपए रखा, तब से थिएटर में जाने वाला हर इंसान पेट भरकर खाकर जा रहा था। एक भी व्यक्ति स्नैक्स के टाइम पर कुछ भी नहीं खा रहा था। इससे थिएटर फुल तो हो रहा था पर कैंटीन वाला मक्खियां हलाते रह रहा था। ऐसे नायक को देखकर बाकी के स्ट्रीट फूड वाले भी कम रेट में अपने चिकन पकोड़े पानी पूरी रखते हैं। वो देख के मैनेजर से प्यारे, अरे यार इसने तो जोर का झटका दिया, क्या करना समझ में नहीं आ रहा है। असल में इन बेवकूफों का क्या किए तो अपने को फिर से फायदा होगा, अच्छा आइडिया बता रहे, ऐसा कहता है। मैनेजर, सर अपने को फायदा होना बोले तो एक ही रास्ता है, अपन अपने स्नैक्स के रेट कम करके वही उनका रेट वो भी कम कर लेंगे, फिर थिएटर में लोग वैसे ही आएंगे ना सर, धीरे धीरे पब्लिक में भी ये बात फैल जाएंगी, इससे फिर से थिएटर के एक्सपीरियंस के आदी हो जाएंगे सर, इससे ऑटोमेटिक अपने को फायदा होना शुरू हो जाएगा सर, ऐसा कहता है।
प्यारे, अरे यार क्या है क्या, मेरा मन अच्छा रास्ते में चलने से मना कर रहा है रे। अपन लोग नायक को कुछ नहीं कर सकते क्या रे, उसके हाथ पैर तोड़ा देंगे क्या, बोल। ऐसा कहता है मैनेजर, देखिए सर अपना व्यापार है और अपन अपने को जिससे संबंध नहीं ऐसे नए नए बातों में जाकर लोगों को परेशान करने को देखे तो वो नायक मामूली एरिया में नहीं रहता है सर। उसको ऐसे ही हाथ लगाए तो 1000 लोग जमा हो जाएंगे सर, सोच लो। तब आप नहीं रहेंगे और नहीं आपका थिएटर रहेगा और मैं भी नहीं रहूंगा सर, दूसरा काम देखना पड़ेगा। ये सब चीजें आपको जरूरी है क्या, बताओ सर। ऐसा कहने से प्यारे के पास दूसरा रास्ता नहीं रहने से थिएटर में वो खुद स्नैक्स के रेट कम कर देता है। गांव का ढाबा। एक गांव में गोकुल बोलकर एक व्यक्ति एक होटल चलाता है। वो बहुत ही बढ़िया चलाता था, पर गोकुल को कभी भी उस होटल को एक बढ़िया ढाबा बनाकर गांव का बहुत अच्छा नाम होना उसकी इच्छा थी। इससे कर्जा करके होटल को ढाबे में बदलता है। इससे लोग वहां पर बहुत ज्यादा आते थे। उसके दोस्त सुब्बू और मधु दोनों भी उसकी ढाबे में मदद करते थे। ऐसे ही रहते हुए एक दिन सुब्बू मधु को बुलाकर, गोकुल, अरे यार मुझे उस दिन मेरे दादाजी ने लिखा हुआ पत्र मिला, उसमें उन्होंने सुरंग वाले रास्ते के बारे में लिखा है, वैसे ही उन्होंने छुपाए हुए सोने के सिक्के के बारे में भी उसमें लिखा था करके बताता है। तो मधु, यार तू क्या बता रहा है, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है रे, थोड़ा हमारे दिमाग में समझ में आए ऐसा बता रहे। गोकुल, अरे यार पहले हमारा दादा परदादा के जमाने में बहुत ज्यादा डाकू आते थे, इसलिए उन्होंने अपना धन छुपा कर रखने के लिए घर के पीछे सुरंग खोद कर उसमें धन छुपाए करके लिखा है, और घर के पीछे कितना भी ढूंढो तो कुछ नहीं मिला यार। मधु, वो झूठ है या सही किसको पता है यार, अपना समय बर्बाद करने के अलावा, कहकर चला गया। ऐसे ही रहते हुए एक दिन अपने ढाबे के काम होने के बाद अपने खेत को देखने के लिए गोकुल जाकर वहाँ पौधों के लिए पारे बांधने के लिए खोद रहा था। तो वहाँ उसको खोदते वक्त कुछ तो भी लोहे के वजन की आवाज आती है। वो वहाँ पर शक की नजर से देखता है तो वहाँ पर लोहे की एक प्लेट दिखाई देती है। बड़े ताकत लगाकर वो प्लेट हटाने पर वहाँ पर एक रास्ता दिखाई देता है। वो उस रास्ते से उतरकर जाते रहता है तो उसको एक सुरंग गोकुल के घर के पीछे तक का रास्ता दिखती है। ऐसे सुरंग में जाने के बाद एक मटका भरकर सोने के सिक्के दिखाई देते हैं। उनको देखकर गोकुल बहुत ही खुश होता है। उसके बाद उसी रास्ते से उन मटकों को लेकर वापिस आकर गोकुल घर को जाता है और अपनी पत्नी को वो सोने के सिक्के दिखाता है तो देखकर पत्नी बहुत ही खुश होती है। ऐसे ही रहते हुए एक दिन सोने के सिक्के ले जाकर अपने ढाबे में काम कर रहे मधु लोगों को भी दिखाता है। वो देखकर वो दोनों भी बहुत खुश होते हैं। उसके बाद उनसे गोकुल, यार अब अपने ढाबे को लोग कहाँ कहाँ से ढूंढते आना ऐसे लेवल का बनाएंगे। उसके लिए अपन शहर से अच्छे वैरायटी के सब्जी भाजी सामान हर तरह का लाकर यहाँ रखेंगे। इसके लिए रेगुलर अपने को शहर जाना पड़ेगा, ऐसा कहता है। वो बातें सुनकर मधु, यार तुम इतना क्यों तकलीफ कर रहे हो, हम दोनों है ना, हम दोनों जाकर बढ़िया क्वालिटी का सामान कहाँ से सब ढूंढ कर लाते हैं, तुम यहीं पर रखकर बढ़िया ढाबा देख लो, ऐसा कहता है। गोकुल, अरे तुम लोग जाकर पूरा सामान क्यों लाएंगे, तो तुमको क्या फायदा है रे, ऐसा कहता है। मधु, यार उन लोगों ने जितने में बेचा उनमें से थोड़ा हम हमारा फायदा निकाल कर तुमको थोड़ा सस्ते में देंगे, वैसे भी गांव में कब से किराना दुकान लगाने की सोच रहे हैं, ऐसे कहता है। तो गोकुल, अरे बढ़िया विचार आया रे, यानी अब तुम लोग भी सेटल होने के बारे में सोच रहे हो मतलब, ऐसा कहता है। तो मधुर, यार पहले लागत लगाने के लिए थोड़ा पैसा वैसा दिया तो शहर जाकर आएंगे, ऐसा कहता है। इससे उन दोनों को घर में ले जाकर गोकुल थोड़े थोड़े सोने के सिक्के निकाल कर पोटली में बांध कर देता है। उसके बाद मधु लोग शहर जाते हैं और उन सोने के सिक्कों को बदलने के लिए सेठ के पास जाकर एक सोने का सिक्का देकर बदल कर पैसा दो कहते हैं। उसको देखकर सेठ, देखो बाबू, इस सोने के सिक्के की कीमत लगाकर देने इतना पैसा मेरे पास नहीं है, ऊपर से बहुत पुराने काल का है, बहुत ही अच्छा सोना है, कुछ देर रुको पैसा मंगवा कर देता हूँ, ऐसा कहता है। वो सुनकर दोनों आश्चर्यचकित होते हैं। उसके बाद वो लोग कुछ देर इंतजार करने के बाद सेठ पैसा मंगवा कर देता है। वो देखकर खुश होकर मधु, यार अपन कुछ तो भी सोचे रहे, लेकिन ये सिक्के मामूली नहीं है, गोकुल के पास बहुत सारे हैं, ऊपर से ये पुराना सोना ज्यादा कीमत में नहीं होगा करके बहुत सारे सिक्के दिया, इसलिए जितना हो सकता है उतना उसके पास से सोना छीनने के लिए दबाने के लिए कोशिश करेंगे, ऐसा कहता है। इससे सुब्बू भी ठीक है कहता है। उससे वो लोग सामान लेकर गोकुल के पास जाते हैं और वो सामान देखकर गोकुल बहुत ही खुश होता है। अब गोकुल से मधु, यार अपन सोचे वैसे ही हुआ रे, वो सोना बहुत पुराना है ना, इसलिए ज्यादा कीमत नहीं है, इसलिए कम सामान आया, इसलिए जहाँ तक मेरा मानना है कि जितना ज्यादा हो सके उतना सोना पैसे में बदल दिए तो अच्छा रहेगा, ऐसा कहता है। ऐसे वो दोनों मिलकर लगातार 2 बार आधे सोने के सिक्के गोकुल की अच्छाई का फायदा उठाकर दबा लेते हैं।
उसके बाद अचानक गोकुल शहर जाकर सेठ के पास सोने के सिक्के बदलने जाता है। वैसे ही उन सोने के सिक्के को देखकर सेठ, अरे इससे पहले भी 2 लोग आए थे, तब बताया ये सोने के सिक्के बहुत कीमती है करके, मेरे पास उतना पैसा नहीं है रे। ऐसा कहने से मन में गोकुल दोस्त है करके उन पर विश्वास किया तो मुझे ही धोखा देते क्या करके सोचता है। उसके बाद गांव में आने के बाद सोना लेकर भाग रहे मधु लोगों को देखकर उनके पीछे जाता है। ऐसे मधु लोग एक धर्मशाला में जाते हैं। उसके बाद चोरी छिपे उन लोग छुपाई से सोने को लेकर चुपचाप निकल जाता है। सुबह नींद से जागकर सुब्बू और मधु सोना गायब हुआ देखकर दोनों आपस में झगड़ा करके कुछ नहीं कर पाने से वापस गोकुल के पास जाकर लागत लगाने के लिए सोना मांगते हैं। गोकुल, अरे यार पैसा कम मिल रहा है करके मेरे साले के शादी में सोना खरीदने जा रहे हैं करके बताए रहे तो नहीं मेरे पास बहुत सारे सोने के सिक्के हैं, उनको गलाकर जितना होना उतना ले लो करके पूरा दे दिया यार। अब सोने का काम हो गया ना, वो लोग कुछ ना कुछ पैसे देंगे, वो लेकर काम में लगाना होगा। उतना ही नहीं, अपने गाँव में पंत जी है ना, वो अपने ढाबे के लिए सामान सस्ते में लाकर देते, बोले अब तुमको भी शहर जाने की जरूरत नहीं है, उनको ही कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। कहकर ढाबे में जाकर कस्टमर को बताया हुआ आइटम देने लगता है। वो सब देखकर सुब्बू से मधु दलिद्री बोले तो यही लगता है रे, अब तो पूरी तरह जहाँ से शुरू किए थे वहीं पर आ गए। कहकर ढाबे में जाकर दोनों काम करना शुरू करते हैं। का नाम मोटू था तो दूसरे का नाम पतलू था। दोनों बहुत ही आलसी थे, गले तक दबाकर खाना खाना और दिन भर खर्राटे लेकर सोते रहने के अलावा कोई भी काम नहीं करते थे। वो लोग कितना भी खाए तो उनकी भूख नहीं मिटती थी। अगर खाना थोड़ा सा भी कम हो जाता तो वो धिंगाना करते थे। मोटू नाश्ता करते हुए, क्या बार रिक्वेस्ट किया करके नाश्ते में 50 इडली के लिए ही मान गया, तो ये देखो 48 इडली ही आए, ऐसे में मेरी भूख कब मिटेगी। छी छी, ये घर वाले मुझे कब समझेंगे क्या पता नहीं। इनके लिए 70 इडली से 50 इडली तक उतरा, कम से कम उसके बारे में भी नहीं सोच रहे ये लोग। ऐसा कहता है पतलू घर में, क्या माँ मैं हमेशा घर में 4 किलो से कम पोहा नहीं खाता, पता है ना। आज देखो 100 ग्राम कम लगाए, ऐसे रहा तो मेरी सेहत का क्या होगा। अरे बाप रे, सोचे तो ही डर लग रहा है माँ। ऐसा कहता है। एक दिन शहर से उनका दोस्त नंदू वहां पर आता है। और वो, अरे शहर में अगले महीने 10 तारीख को मेरी बहन की शादी है, तुम लोग पक्का आना, नहीं तो मुझे बुरा लगेगा। शादी हुए बराबर वहाँ पर मस्त बफेट रहेगा, तुमको खाना पसंद है ना, इसलिए आकर दबा के खाओ, कितना भी खाए तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं देख लूंगा। कहकर शादी का कार्ड देकर चला गया। शादी के दिन दोनों शहर जाने के लिए निकलते हैं। वैसे नजदीक रहने से वो लोग बाइक से आधे घंटे में पहुंच जाते हैं। शादी का मंडप देखे तो बहुत बढ़िया डेकोरेशन से भरा था। दोनों बाइक पार्क करके अंदर जाते हैं। नंदू दोनों को बुलाता है और वर वधू को परिचय करवाता है। दोनों जन उनसे फोटो भी खिंचवाते हैं। बाद में नंदू, शादी में आने के लिए बहुत शुक्रिया यार, तुम लोग जाकर खाना खाओ, मुझे यहाँ पर बहुत काम है, मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाया करके प्लीज बुरा मत मानना यार प्लीज। ऐसा कहता है। दोनों जन ठीक है करके डाइनिंग हॉल में आते हैं। वहाँ पर टेबल के ऊपर पत्रावड़ी डालकर था। सबके साथ ये लोग भी खाना खाने बैठते हैं। कैटरिंग वाले परोसते रहते तो दोनों जन खा रहे थे। पंक्तियां तो बदलते रहते हैं पर ये दोनों खा ही रहे थे। आखिर में आखिरी पंगत में दोनों उठकर डकार लेते हैं। अगले दिन मोटो, अरे अपने को खाने के लिए तड़पने की जरूरत नहीं है, अब अपन को होना उतना खाना अपन लोग पेट भरकर खा सकते हैं। ऐसा कहता है। तो बतलो कैसे रहे, क्यों किसी बैंक में पर्सनल लोन लिया क्या अपने खाने के लिए? सच में रहे तो बहुत जबरदस्त आदमी है, बढ़िया दोस्त है। ऐसा कहता है। तो मोटू, ए चुप कर रहे, कोई खाने के लिए पर्सनल लोन लेते क्या रे, ब्रेनलेस फेलो। ऐसा कहता है। तो बतलो तो फिर अपने को जितना चाहिए उतना खाना अपने को कैसा मिलेगा रे भाई? ऐसा कहता है। तो मोटू, अपन शहर में नंदू की बहन के शादी में गए थे ना, वहाँ पर अपने को किसी ने तुम कौन हो, कहाँ के हो करके पूछा क्या? बतलो
नहीं, किसी ने नहीं पूछा रे। असल में मुझे वो कौन है, किसकी तरफ से है, समझ में नहीं आया रे। ऐसा कहता है तो मोटू वही तो मैं बता रहा हूँ, शहर में फंक्शन में कौन किसकी तरफ का है, कौन खा रहा है, कौन नहीं खा रहा है, कोई किसी पे ध्यान नहीं देता। इसलिए अपन आज से शहर में घूमते हुए जो फंक्शन हॉल दिखेगा उसमें घुसकर पेट भरकर खाना खाएंगे। आज से अपनी भूख की दलिद्री दूर हो गई समझ। ऐसा कहता है तो पतलू, अरे वाह, क्या दिमाग है रे तेरा। अरे मुझे तो ये आइडिया ही नहीं आया। ऐसे फिर नेक काम में देरी किस बात की, अपन कल से ही अपने काम में लग जाएंगे। ऐसा कहता है। उस दिन से दोनों बाइक ले जाकर सभी फंक्शन हॉल को देखते रहते हैं। अगर किसी फंक्शन हॉल में शादी शुरू रहती तो ये लोग जाकर दूल्हा दुल्हन के साथ फोटो खिंचवाकर बाद में डाइनिंग हॉल में जाकर खाना शुरू करते थे। पंगत उठ जाती है पर दोनों खाते ही रहते थे। कैटरिंग वाले उनको देखकर, ये दोनों दूल्हे की तरफ के हैं या दुल्हन वाले, किसकी तरफ से रहे तो अपने को क्या करना है, करके चुपचाप खड़े हो जाते थे। एक दिन दोनों बाइक लेकर शहर जा रहे थे। एक बहुत बड़े बिल्डिंग के दीवार के ऊपर से खाकर फेंके सो पतरावड़ी गिर रहे थे। वो लोग दोनों वहां पर बाइक रोककर देखते हैं तो उनके फेंके हुए पतराड़ी के साथ साथ नल्ली की हड्डी दिखाई देती है। मोटू एक नल्ली को हाथ में लेकर सूंघकर, वाह ये कौन सी हड्डी है पता है क्या रे तेरे को? पतलू बात सुनकर, कहाँ की हड्डी है पता नहीं यार, मटन की हड्डी है करके पता चला। इसकी खुशबू बहुत जबरदस्त है यार। ऐसा कहता है मोटू। इसे काशी गोट बिरयानी कहते हैं रे पागल। इसका स्वाद बहुत जबरदस्त रहता है। काशी गोट बोले तो हिमालय में, नेपाल में रहते ना बकरे का नाम है, वो बहुत महंगा मिलता है। ये खाए तो सेहत के लिए बहुत जबरदस्त रहता है, फैट भी बिल्कुल नहीं रहता है। ऐसा कहता है पतलू। तो फिर देर किस बात की रे, घर में फंक्शन चल रहा है शायद, चल अपन लोग अंदर जाकर अपना काम शुरू करते हैं। ऐसा कहता है। ऐसे दोनों घर के आगे आकर देखते हैं तो घर के आगे पंडाल डालकर टेबल डालकर खाने के लिए पतरावड़ी तैयार रखा था। कुछ लोग खाने के लिए बैठते हैं तो दोनों भी लोग बगैर देरी किए उनके साथ बैठ जाते हैं। परोसने वाला गोट बिरयानी उनको परोसता है। दोनों भी लोग जमकर दबाकर खा रहे थे।